अस्सलाम वालेकुम। एस्पायर के कैट गेम ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद और ये वीडियो लेक्चर सीएनसी लॉजिक की जानिब से आपको पेश किए जा रहे हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे डायमेंशन से और मैं ट्रांसफॉर्म के टूल्स बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायमेंशन को देख लेते हैं कि बेसिकली डायमेंशन क्या है। मिसाल के तौर पर जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं या कोई स्केच बनाते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ से हम इसको 0 सपोज कर लेते हैं और जो विड्थ है वो मैं 3 ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ 3.5 ले लेता हूँ और हाइट को मैं ले लेता हूँ 2.5। ओके, ये क्रिएट हो गया ऑब्जेक्ट। अब किसी भी स्टेज के अंदर जब डिज़ाइनर को अपनी बनाई हुई चीज़ की डायमेंशन चेक करनी हो तो किस तरीके से चेक कर सकता है कि आपने डायमेंशन पे क्लिक करना है। डायमेंशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। लेंथ चेक करनी है, वर्टिकल डायमेंशन चेक करनी है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन चेक करनी है, एंगुलर आर्क चेक करना है आपने, और जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है उसकी स्पेसिफिकेशन इस विंडो के अंदर है कि टेक्स्ट की हाइट क्या होनी चाहिए, डेसिमल पॉइंट्स कितने होने चाहिए, ऑफसेट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिंपल लेंथ। तो आपने जो है वो लेंथ के लिए मैं सिंपल इन 2 पॉइंट्स पे क्लिक करूँगा और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी मैंने क्लिक नहीं किया है तो मैं इसको मूव कर रहा हूँ। जहाँ पर भी लेट सपोज मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी इस लाइन की। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि ड्राइंग में क्या होता है कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ठीक है ना, यानी ये जो यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ, ये जो वर्टिकल लाइन आपको नज़र आ रही है जहाँ पर इस वक्त मेरा कर्सर है, ये बेसिकली एक्सटेंशन लाइन कहलाती है। ठीक है, और ये वाली लाइन जो है ये डायमेंशन लाइन कहलाती है और ये जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद हम इसको इस सेंटर पॉइंट से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। दोबारा से हम डायमेंशन लेते हैं। डायमेंशन लेने के बाद लेंथ, लेट सपोज मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया और आप माउस को विदाउट बटन दबाए हुए जब मूव करेंगे तो किसी भी पोजीशन पे लाके आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ये सिंगल लाइन टेक्स्ट होना चाहिए या ट्रू टाइप होनी चाहिए। लेट सपोज सिंगल लाइन होना चाहिए तो अगेन हम डायमेंशन की कमांड लेते हैं, ये 2 पॉइंट पे क्लिक करते हैं और तीसरा क्लिक यहाँ पे सेंटर पे आके कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली 2 लाइंस हैं जिसके बीच में कंटूर है और यहाँ पर जो है वो इस तरह की फॉन्ट आ रहा है। तो आपने इसको ट्रू टाइप ही रखना है। यहाँ से आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका स्केच जो है वो कितना बड़ा है। तो यहाँ पर जो है वो हम टेक्स्ट हाइट लेट सपोज 0.5 कर देते हैं। अगेन मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, सेकंड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी फॉन्ट के साथ और बड़े एरो के साथ आ रहा है। ठीक है, अच्छा, डेसिमल पॉइंट्स जो है ये बताता है कि वैल्यू जो है पॉइंट के बाद कितने डिजिट शो करना है, मतलब ये 2 के बाद जो पॉइंट आ रहा है इसके बाद कितने डिजिट शो करना है। मिसाल के तौर पर मैं लाइन की कमांड लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और हम इसको जो है वो यहाँ पे रैंडमली क्लिक कर देते हैं। डायमेंशन में जाएंगे, हम लेंथ में जाएंगे, इस पॉइंट इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे और सबसे पहले इसके दबा के मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको 0.2 कर देता हूँ। डेसिमल पॉइंट्स जो है वो मिसाल के तौर पे मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये मैक्सिमम जो है वो पॉइंट के बाद कितने डेसिमल्स आ रहे हैं ये डिपेंड करता है। अगर आप इसको लेट सपोज 0 कर देंगे और दोबारा से इसकी डायमेंशन चेक करेंगे तो ये जस्ट 1 डिजिट ही दिखाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ऑफसेट डिस्टेंस जो है ये 0.1 का डिस्टेंस जो है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट लाइन का डिस्टेंस है। मिसाल के तौर पे हम इसको यहाँ से 0.3 कर देते हैं, इंटर। अब जब हम इसको इसकी मदद से लेंथ डायमेंशन की मदद से हम जब इन 2 कॉर्नर्स की लेंथ मेजर करेंगे तो आप ये देखें कि इसके ऑफसेट डिस्टेंस में और इसके ऑफसेट डिस्टेंस में फ़र्क आ गया है। ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ यूज़ कस्टम टेक्स्ट, मिसाल के तौर पर हम कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं
तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल उसकी एज सच इतनी ज़रूरत नहीं है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। यानी कोई पोजीशन को आप कोई नाम देना चाह रहे हैं डायमेंशन के अलावा, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको हम ऑफ कर देते हैं। अगेन इस पॉइंट से मिड पॉइंट तक की ये डायमेंशन हमारे पास इस तरीके से आ गई। अच्छा, अब मैं बाकी डायमेंशंस जो है वो आपको दिखा देता हूँ। ये डायमेंशन हमने सेलेक्ट किए, सिंपल आपने इसको सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है, या अगर मल्टीपल डायमेंशन है एक से ज़्यादा तो आप विंडो बना के इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। डायमेंशन में दोबारा जाएंगे। वर्टिकल डायमेंशंस मीन्स के दो ऐसे पॉइंट जो कि आपस में अलाइन नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्लिक किया, दूसरा पॉइंट ये क्लिक किया, तो इसकी लेंथ इसने बता दी, ठीक है। चूंकि यहाँ पर अभी जो है वो रेक्टेंगल बना हुआ है, हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम दोबारा डायमेंशन में जाएंगे। वर्टिकल डायमेंशन मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट मुझे चाहिए, तो ये सिर्फ वर्टिकली डायमेंशन दिखाएगा। इसी तरीके से अगर हम हॉरिजॉन्टल में जाएंगे तो दो पॉइंट ऐसे, मिसाल के तौर पे एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, तो इसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हमें यहाँ पर मिल जाएगी। मतलब दो पॉइंट ऐसे जो कि आपस में वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अलाइन नहीं है, तो उनकी आप डायमेंशन चेक कर सकते हैं। अच्छा, एंगल में आपने किस तरीके से इसको चेक करना है, ये एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये सब चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो। दोबारा डायमेंशन में जाएंगे। एंगल में डायमेंशन चेक करने के लिए आपने क्या करना है कि मिसाल के तौर पे 3 पॉइंट्स पे क्लिक करना है। पहले मैं आपको ये 90 डिग्री दिखा देता हूँ किस तरीके से आप एंगल, फर्स्ट पॉइंट आपने ये क्लिक किया, सेकंड पॉइंट आपने ये क्लिक किया, थर्ड पॉइंट आपने ये क्लिक किया, ठीक है। तो ये अभी बेसिकली जो है वो एंगल जो बता रहा है ये यहाँ का बता रहा है, लेकिन मुझे इन दो लाइंस का चाहिए। तो सिलेक्शन को चेंज करते हैं हम, क्लोज, दोबारा से डायमेंशन लेते हैं। पहले हम डिफाइन करेंगे एंगल के लिए सेंटर पॉइंट, यानी जो कॉर्नर है, फिर आप इस लाइन का एंड पॉइंट डिफाइन करेंगे और देन इस लाइन का एंड पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको एक दफ़ा क्लिक करेंगे, अगेन क्लिक करेंगे तो ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है। दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि आपने पहले कॉर्नर बताना है, ठीक है, उसके बाद आपने एंड पॉइंट बताना है, फिर आपने दूसरी लाइन का एंड पॉइंट बताना है। तो ये सब मूव हो रहा है, आप इसको मूव कर सकते हैं कि आपको इनसाइड एंगल चेक करना है या आउटसाइड एंगल चेक करना है। तो मुझे इनसाइड एंगल चेक करना है, मैं यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक कर दूंगा। फिर ये पूछेगा कि आपने जो है वो टेक्स्ट की प्लेसमेंट कहाँ पे करनी है, जो भी डायमेंशन आ रही है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की प्लेसमेंट कहाँ करनी है। लेट सपोज मैं यहाँ ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट। तो अब मुझे इन दोनों लाइनों का इनसाइड एंगल चाहिए या आउटसाइड एंगल चाहिए। लेट सपोज आउटसाइड एंगल चाहिए, तो मैं यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर दूंगा। अगेन अब मेरे पास ये बॉक्स जो है डायमेंशन का ये ओपन हो जाएगा। इसको किसी भी पोजीशन पर रख के मैं क्लिक करूँगा तो ये डायमेंशन यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास लास्ट जो है वो आर्क है, तो मैं एक रेडियस ले लेता हूँ, सॉरी एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ जिसमें आउटसाइड रेडियस हो और वो रेडियस जो है वो लेट सपोज 0.5 का है, ठीक है ना। तो इसको मिसाल के तौर पर हम जो पोजीशन है वो 0 x0 y0 पे क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। क्लोज कर देते हैं इसको यहाँ से और डायमेंशन में जाके आर्क डायमेंशन हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जस्ट आपने रेडियस को सिलेक्ट करना और क्लिक कर देना, तो ये बता देगा कि कितने का रेडियस है। और अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने कोई सर्कल क्रिएट किया हुआ है तो हमने आर्क में जाके अगर कंप्लीट सर्कल होगा तो हमेशा डायमीटर में शो करेंगे, तो हम यहाँ पे शो डायमीटर में मेंशन कर देंगे। इस सर्कल को क्लिक करेंगे
और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये डी जो है वो बेसिकली डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारी डायमेंशन की कमांड हो गई। ये बेसिकली रह गई है ट्रेस बिट मैप और डिस्टॉर्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि थोड़ी सी डिटेल्स हैं कमांड, ठीक है। तो अब हम आते हैं ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट की तरफ आने से पहले मैं यहाँ पर कुछ रैंडम स्केच जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक रैंडम स्केच बना लिया। सबसे पहले हमारे पास है मूव। तो मूव जो है वो बेसिकली अगर आपने किसी एक कमांड की मदद से बनाया तो आप इसको स्केच बनाया तो आप इसको एक दफ़ा सेलेक्ट करें और डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद जो है वो इसके टॉगल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। टॉगल की एक्टिवेशन के बाद आपने क्या करना है कि इस पिंक लाइन की तरफ जाना है, किसी भी एंटिटी की तरफ जाना है। आपके पास ये क्रॉस एरो का बटन नज़र आएगा, इसको आपने सेलेक्ट करना है और बटन दबा के रखना है आपने। आप इसको मूव कर सकते हैं, जब आप माउस को मूव करेंगे तो ये मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिकली रैंडम मूवमेंट हो गई। और कमांड की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव दो चीज़ें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के अंदर, ये पता होनी चाहिए कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या है। ये आगे सीएनसी प्रोग्रामिंग के अंदर जो कोड जनरेट होंगे उसमें भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो अभी यहाँ पर जो एंकर पॉइंट है ये बता रहा है कि आपने इस पूरे ऑब्जेक्ट को, इस पूरे स्केच को कहाँ से पिक किया हुआ है। सेंटर से, कॉर्नर से, टॉप राइट कॉर्नर से, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से या बॉटम राइट कॉर्नर से। तो अभी हम इसको सेंटर सपोज कर लेते हैं। इस वक्त जो है वो हम अब यहाँ पर हमने बाय वैल्यू इसकी पोजीशन बतानी है कि ये सेंटर हमारे ग्राफ के सेंटर पर आते। तो हमने यहाँ पे x0 y0 मेंशन कर दिया और अप्लाई कर दिया। तो ये पूरा स्केच सेंटर से मूव होकर जो भी हमने वैल्यू दी थी वहाँ पर आ गया। तो एब्सोल्यूट हमेशा सेंटर से वर्क करता है। मिसाल के तौर पे मैं इसे कहता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये पूरा स्केच जो है वो x में 2.5 इंचेस और y में 3 इंचेस मूव हो जाए। तो ये बेसिकली x में, यानी ये x एक्सिस है, यहाँ पर ये 2.5 हो गया और इस लाइन से ये ऊपर की तरफ 3 इंचेस मूव हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया एब्सोल्यूट। दोबारा से मैं इसको यहाँ से 0 और x0 y0 कर देता हूँ, ये वापस इस पोजीशन पर आ गया। रिलेटिव में जाके हमने करना क्या होता है कि रिलेटिव में जिस पोजीशन पर भी, लेट सपोज मैं इसको रैंडम मूव कर देता हूँ, ठीक है ना। रैंडम मूव करने के बाद रिलेटिव डिस्टेंस क्या करेगा, इसी सेंटर को जो है वो ओरिजिन सपोज करेगा, यानी इस स्केच के लिए 0 सपोज करेगा, होम पोजीशन सपोज करेगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि -3, यानी -3 का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से माइनस, ये जो मेरे माउस का जो कर्सर जिस डायरेक्शन में जा रहा है इस डायरेक्शन में 3 इंच मूव कर जाएगा और मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 3 इंच मूव हो गया। अगर मैं इसको कहता हूँ कि 1 इंच पॉजिटिवली, तो ये बेसिकली स्केच राइट साइड पर मूव होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं y कहता हूँ कि -4 इंचेस इंटर, तो ये बेसिकली माइनस वाली डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होगी और मैं चाहता हूँ कि ये स्केच जो है बाय डायमेंशन मूव होके अपवर्ड चला जाए और उसकी वैल्यू जो है लेट सपोज 2.5 है। तो मैं इसको पॉजिटिव वैल्यू के साथ यहाँ पे मेंशन करूँगा और अप्लाई कर दूंगा तो ये मूव हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है एब्सोल्यूट और रिलेटिव का, ठीक है। क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्केल है। स्केल ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसमें क्या करना होता है कि आपने कमांड सेलेक्ट करनी है और आपने स्केच सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। स्केच सेलेक्ट करने के बाद एंकर पॉइंट अगेन के जो स्केल अप होगा, यानी ये स्केच जो है तो पूरा स्केच या तो लार्ज होगा या स्मॉल होगा। तो जो लार्ज या स्मॉल होगा उसका सेंटर पॉइंट का है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इसको हम मूव की कमांड यूज़ करते हैं और यहाँ से मैं एब्सोल्यूट में जाके इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सेंटर हो गया। अप्लाई, क्लोज। स्केल की कमांड यूज़ करेंगे, सेंटर पॉइंट इस वक्त है। और अब जो है
एक्स एक्सिस में आपने कितना इसको स्ट्रेच करना है, बड़ा करना है, वाई एक्सिस में कितना स्ट्रेच करना है, बड़ा करना है या छोटा करना है, ठीक है। ये परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है और यहाँ पर इंचेस में भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लिंक में एक्स और वाई पर चेक लगा हुआ है, दैट्स मीन कि जिस रेशियो के साथ आप यहाँ पे इसको इनलार्ज करेंगे मिसाल के तौर पर, तो वाई में भी उसी रेशियो के साथ ये लार्ज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं ऐसे कहता हूँ कि 150% इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना, यानी ये 100% था, ये अब 150 हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर 10 इंचेस था तो अब ये 15 इंचेस हो जाएगा। तो अप्लाई करूँगा तो इस सेंटर पॉइंट पर ये कांस्टेंट रहा और ओवरऑल साइज आपने देखा कि एक्स और वाई एक्सिस में बढ़ गया, ठीक है। इसको दोबारा से मैं अंडू कर देता हूँ, यहाँ से चेक हटाता हूँ। अब सिर्फ मैं एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में इसको 150% कर रहा हूँ, एंटर। तो अब आपने देखा कि वाई एक्सिस में जो हाइट है वो इंक्रीज नहीं हुई है, सिर्फ एक्स एक्सिस में इंक्रीज हुई है। तो यहाँ से चेक जब आप हटा देंगे तो परसेंटेज में भी बढ़ा सकते हैं और बाय वैल्यू भी आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो परसेंटेज में यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 150, एंटर। तो आपने देखा कि ये वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन में या हाइट में जो है वो इंक्रीज हो गया। अदरवाइज जो है हम यहाँ से इसको जो है वो 2 इंचेस कर देंगे तो ये यहाँ से श्रिंक हो गया, रिड्यूस हो गया साइज, और इसको लेट सपोज मैं कर देता हूँ 1.5 इंचेस। तो दोनों मेथड से आप यूज़ कर सकते हैं, बाय वैल्यू भी कर सकते हैं और बाय परसेंटेज भी इसको आप स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं, यानी बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो बेसिकली रोटेट की कमांड है। रोटेट की कमांड बने हुए ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए अगेन आपने इसको सिलेक्ट किया, एंकर पॉइंट वही काम करेगा, ठीक है। और उसके साथ जो है यूज़ कोऑर्डिनेट है और यहाँ से वही एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मैकेनिज्म है। मिसाल के तौर पर अगर इसको मैं यहाँ से मिसाल के तौर पर पहले मैं शिफ्ट कर देता हूँ, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, अगेन डबल क्लिक करता हूँ और इस लाइन पे जाके इसको मैं यहाँ से मूव करके मिसाल के तौर पर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ले आता हूँ इस स्केच को, या जो भी मेरा स्केच है, और यहाँ पे जाके रोटेट की कमांड सेलेक्ट करता हूँ। ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एब्सोल्यूट ये पोजिशनल वैल्यू बता रहा है कि एक्स में जो है वो -0.6 इंचज़ है और ये जो है वो 4 इंचज़ है। और यहाँ से जब मैं सेंटर सपोज करूँगा तो ये इस सेंटर से एक्स का डिस्टेंस यानी इस लाइन का डिस्टेंस बता रहा है और इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस का बता रहा है। तो एब्सोल्यूट पे चेक लगाने के बाद जब मैं इसको एंगल में रोटेट करूँगा, लेट सपोज 10 डिग्री, तो ये जो एंगल रोटेट हो रहा है वो इस पॉइंट से हो रहा है, ठीक है ना। वापस इसको हम 0 डिग्री कर देते हैं और रिलेटिव में जाके जब हम करेंगे तो ये इट्स सेल्फ यानी सेंटर से रोटेट होगा या कॉर्नर से रोटेट होगा। लेट सपोज इस कॉर्नर पे क्लिक कर देता हूँ और 10 डिग्री रोटेट करता हूँ मैं, तो ये कॉर्नर जो है वो आपने देखा कि फ्रीज रहा है और बाकी ऑब्जेक्ट इस कॉर्नर के रेफरेंस से एंगल में रोटेट हो गए। और दोबारा से चेक करते हैं, टॉप से हम इसको रोटेट करते हैं, मैं यहाँ से -10 कर देता हूँ तो ये बेसिकली एंकर पॉइंट हो गया, ये बेसिकली फ्रीज पॉइंट हो गया और यहाँ से 10 डिग्री माइनस में रोटेट हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस रेफरेंस से इसको रोटेट करना है, इस स्केच के रिलेटिव पॉइंट से इसको रोटेट करना है। या आपने ग्राफ के रेफरेंस से इसको रोटेट करना है, ठीक है। तो सिंपल रोटेट की कमांड है और इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं, यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास मिरर टूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है मिरर की कमांड। बनी हुई चीज़ को हमने मिरर करना हो तो हम कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम स्केच को सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो है ये आपको एक एक्सिस देता है कि जो भी आपका स्केच है, ये जो 3 पॉइंट्स बन रहे हैं इसके अकॉर्डिंग चारों साइडों पे जो है इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको बॉटम पे क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली बॉटम पे मिरर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और राइट साइड पे करते हैं तो ये राइट साइड पर मिरर हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी इट्स सेल्फ मिरर हो जाएगा जो भी उसकी बाउंड्रीज बन रही होंगी। इसको लेट सपोज मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा करता हूँ और हम यहाँ से इसको
मूव करके फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ले जाते हैं। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं लेफ्ट साइड पर मिरर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप बड़े अट्रैक्टिव किस्म के डिज़ाइन जो है वो मिरर से बना सकते हैं। बॉटम पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, और हमारे पास कंट्रोलिंग है कि हम इसको मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास यहाँ पर जो है रोटेट जो बाउंड है, यानी जो भी हमारा स्केच था उसकी जो भी बाउंड्री बन रही थी उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि फ्लिप हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो जब फ्लिप हॉरिजॉन्टली करेंगे तो ये इट्स सेल्फ रोटेट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से मैं दिखाता हूँ। यहाँ से हम इसको मूव कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस पे मैं चेक लगा देता हूँ, फ्लिप अबाउट जॉब सेंटर, यानी जो भी जॉब का सेंटर है उसके अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टली मिरर हो जाओ। तो इस लाइन को, ये जो इमेजिनरी लाइन है, इसको सपोज करते हुए ये जो है वो मिरर हो गया। इन दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से थोड़ा सा मूव करके हम नीचे ले आए। अगेन हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया और फ्लिप वर्टिकली कर दिया, तो ये वर्टिकली फ्लिप आउट हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगेन जो है वो अब इनको जो इंडिविजुअल स्केचेस बने हुए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इस स्केच को सिलेक्ट करता हूँ, सेंटर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा सा मूव करके हम यहाँ पे ले आते हैं। दोबारा इस स्केच को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से चेक हटा दूंगा, तो अब ये जॉब का सेंटर नहीं होगा। जब मैं इसको हॉरिजॉन्टली करूँगा तो ये इट्स सेल्फ जो है वो, यानी इसी सेंटर के अराउंड जो है वो फ्लिप हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से एंटिटीज़ को जो है वो नई एंटिटीज़ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं, मिरर की कमांड लेते हैं, इस स्केच को सिलेक्ट करते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, तो आप ये देखें ये जो पॉइंट है ये नया बन गया। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और फ्लिप वर्टिकली करेंगे तो ये इसी सेंटर को सपोज करते हुए ये पूरा स्केच जो है वो फ्लिप या मिरर हो जाएगा। लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो हम देखते हैं इस पे। अच्छा, उसके लिए हमें एक लाइन दरकार है। अब ये मेरा स्केच है और मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, मिसाल के तौर पे ये मैंने एंगल में लाइन ड्रॉ कर ली। स्किप का बटन दबा के इसको अनसेलेक्ट कर लिया। मिरर की कमांड मैं सेलेक्ट करूँगा और इन दोनों को शिफ्ट की दबा के जैसे ही सिलेक्ट करूँगा, ओके, अच्छा इन दोनों को पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और देन हम मिरर की कमांड लेंगे और फ्लिप अबाउट है लाइन जब मैं करूँगा तो इस लाइन के अकॉर्डिंग ये स्केच मिरर हो जाएगा। अब ये एंगल में है या स्ट्रेट है, जिस भी डायरेक्शन में होगा ये मिरर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये किसी ख़ास डिस्टेंस पर मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, मिरर की कमांड सेलेक्ट करते हैं, फ्लिप अबाउट लाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा, इसमें सिलेक्शन का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। ये मैं बता दूं कि जो पहला ऑब्जेक्ट है उसको आपने पहले सेलेक्ट करना है, जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है उसको आपने बाद में सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट की दबा के, यानी ये मेरा रेफरेंस ऑब्जेक्ट है और ये फीचर है जो मिरर होना चाहिए, तो मिरर की कमांड लेनी है और अबाउट ए लाइन कर देना है। तो इस लाइन के रेफरेंस से ये चीज़ स्केच जो है वो मिरर हो गया। दोबारा से इसको देख लेते हैं। ये एंगल में हमने लाइन ड्रॉ कर ली, स्किप दबा के लाइन की कमांड कैंसिल कर दिया। पहले हमने जिस ऑब्जेक्ट को मिरर करना है उसको सेलेक्ट करना है, शिफ्ट की दबा के हमने लाइन सेलेक्ट करनी है जो कि मिररिंग रेफरेंस है और मिरर की कमांड सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद फ्लिप अबाउट है लाइन कर देना है, तो इस लाइन के रेफरेंस से ये मिरर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिरर का टूल है। आने वाली वीडियोस के अंदर जो है वो
मैं आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट करवाऊंगा। अभी सिर्फ मैं सिंगल कमांड्स अप्लाई करना बता रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए चीज़ों की, ताकि जब मैं कॉम्प्लेक्स शेप बनाऊँ तो आपको कमांड्स का जो मैकेनिज्म है, कमांड का जो प्रोसेस है वो समझ में आ रहा हो। ठीक है, लास्ट कमांड जो है वो हम देख लेते हैं, अलाइन। तो इसके अंदर मैं एक रैंडम शेप बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक रैंडम शेप आ गया। या एक काम करते हैं कि हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, और ये जो है अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट क्या करता है कि आपके ऑब्जेक्ट को अलाइन करता है। कैसे अलाइन करता है, आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है, इसकी ये फर्दर फीचर्स मैं बाद में बताऊंगा, ये आपके मेन फीचर्स हैं। तो अगर आपने हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, यानी ये वाली जो डायमेंशन है इसका आप सेंटर चाह रहे हैं, जो भी आपका जॉब है ये 10 इंच है, तो आप ये चाह रहे हैं स्केच जो बना हुआ है ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है, ये आपका सेंटर हो जाएगा। इसी तरीके से आपने इस स्केच को सिलेक्ट करना है, वर्टिकल पे क्लिक करना है, तो ये वर्टिकली क्या होगा, सेंटर हो जाएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि एक ही क्लिक के अंदर आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एक ही क्लिक के अंदर ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड देन क्लोज। तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं एडिट के टूल्स आपको बताना शुरू कर दूंगा। उसके बाद हम अलाइन एंड ऑफसेट के ऑब्जेक्ट देखेंगे, और उसके बाद हम एक पूरा प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें हम कुछ चीज़ों को स्केच करेंगे और उसका एक CNC प्रोग्राम जनरेट करेंगे। तो कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।